जो स्पिरिचुअलिटी है या जो अध्यात्म का एक अलग लेवल है ना, वो साइंस से बहुत ऊपर बैठा हुआ है। तो आजकल अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी सुंदर-सुंदर चीज़ें आ रही हैं, पूजा में हम लोग बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बट वो हड्डियों से बनाई जा रही है। हड्डी मतलब एनिमल बोन से। और ये जो एंड है, भविष्यवलिका में जो लिखा है 2034 तक, अगर ये एंड हो जाता है, मैं तो चाहूँगा ना हो। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में और आज हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश, जिनको लोग एस्थेटिक अभी के नाम से भी जानते हैं। उनका इंस्टाग्राम हैंडल है इस नाम से और वो काफी स्पिरिचुअल और हॉरिफिक टाइप की चीजें बहुत बताते हैं। काफी उन्होंने देखी हैं और काफी चीजें उनके साथ हुई भी हैं। तो आइए चलिए उन्हीं से जानते हैं उनकी ये सारी बातें। तो हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अविनाश, आपने अपनी एक रील में ये चीज बताई थी कि पूजा का सामान कुछ हड्डियों से भी बनता है। हाँ, तो इसके ये मतलब आपको पता कैसे चला? एक्चुअली क्या है ना कि आजकल की जो जनरेशन है या लाइफ़स्टाइल है, वो इतनी ज़्यादा ऑक्युपाइड हो गई है और इतना हैपेज़ार्ड में लोग चल रहे हैं ना कि ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, है ना? हर जगह ऑक्युपाइड। उसके बाद जो बचा वो मोबाइल में टाइम चला जाता है। और पूजा एक वे ऑफ लाइफ़ बन चुका है, मतलब वो एज़ अ स्पिरिचुअल मीन नहीं है अब लोगों का। उठे हैं, फिर बत्ती-वत्ती जलाई, उसके बाद चले गए ऑफ़िस। तो इसके बीच में ना जब पूजा की सामग्री इंसान खरीदने जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो वो चीज़ों की ना परख नहीं करता है, चमक के बेसिस पे उसको खरीद लेता है, राइट? तो आजकल अगर आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी सुंदर-सुंदर चीज़ें आ रही हैं, पूजा में हम लोग बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बट वो हड्डियों से बनाई जा रही है। हड्डी मतलब एनिमल बोन से। मैंने अपनी रील में वो डेटा भी बताया था कि दो 1971 में जो एनिमल बutchering की जो रेट थी, वो थी लगभग 4 से 5 लाख के आसपास, और आज 2023 में 4.5 करोड़ पहुँच गई। और ये सारे एनिमल्स नॉनवेज के लिए भी ऑब्वियसली यूज़ होते हैं, बट उसके बोन्स को अगर आप ऐसा सोचते हो कि डायरेक्टली डिकम्पोज़ होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो नहीं। देखो, ह्यूमन है ना, अपना इवोल्यूशन हुआ है ना जब ह्यूमन का, हर चीज़ को हमने यूज़ करना सीख लिया है। बट यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा धर्म से मज़ाक हो जाता है, अगर आप इन चीज़ों का भी यूज़ करके बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के खरीद लेते हो और फिर जाके आप पूजा में यूज़ करते हो। तो मैं जो कह रहा था कि बुचरिंग जब इंक्रीज़ हुई है, तो उनके बोन्स को हम वेस्ट नहीं होने दे रहे। आजकल के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिज़नेसमैन, उसी को यूज़ करके माला बनाई जा रही है। आपकी रुद्राक्ष की माला जो बहुत चमकती है, आप बड़े अच्छे से उसको यूज़ करते हैं, वो भी प्योर नहीं है। तो आपको बहुत ये स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप माला किस चीज़ की पहन रहे हो। आप भी घर में जाके उसको टेस्ट ज़रूर करना। आप किसी अच्छे अ, मंदिर में जाके टेस्ट करा सकते हो किसी पंडित से कि वो एक्चुअली में रुद्राक्ष की माला है भी, या आप हड्डी पहन रहे हो, अच्छा, मतलब वो जो राधा-राधा लोग करते हैं हाथ में 108 बीट की माला लेके, वो भी हड्डियों से बन रही है। तो लोग अगर ये चीज़ पता है लोगों को तो वो अनजान क्यों बन रहे हैं सब लोगों को चीज़ों से? नहीं पता है। नहीं पता। लोगों को नहीं पता है। ये एक डार्क साइड है एनिमल बचरिंग का, जो लोगों के सामने नहीं प्रेज़ेंट किया जाता है, ठीक है? आप खुद सोचो कि मतलब बिज़नेस आजकल हर चीज़ में है, और बिज़नेसमैन तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी यहाँ पे अपना काम करना है ना जागरूक होके, कि हम व्हाट वी आर यूजिंग इन पूजा, तो हमें उससे थोड़ा स्पेसिफिक रहना है। लेकिन लोगों को ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमारे पंडित जी ने तो बहुत सही चीज़ दी थी ये, है ना? क्योंकि होता है कोई-कोई पंडित जी देता है ये माला हुँ, लो, हुँ। जप करो। देखो, पहली चीज़ तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि आजकल जितने पंडित हैं, पहले तो वो पंडित नहीं है, 90%, और जो 10% बचते हैं, वो आपको दिखते नहीं है, ठीक है? तो आपको पहले तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप पंडित, अपना गुरु किसको चुन रहे हो, ठीक है? किसी को भी आप गुरु बना के उनसे चीज़ें मत ग्रहण करके और शुरू हो जाओ, ये मंत्र और वो। मंत्र भी हर तरीके के हर हमेशा नहीं जाप करने चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो मैं उसकी बात कर देता हूँ। कुछ स्पेसिफिक मंत्र होते हैं ना, जो आउट ऑफ द बॉक्स पावरफुल होते हैं। हाँ। जैसे हनुमान बाण, अगर आपने सुना हो, हुँ। ठीक है? तो वो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी लाइन्स है उसमें कि हम हनुमान जी को ना कसम दे रहे हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और आप किसी भगवान को अगर कसम दे रहे हो, तो आप तभी दोगे ना जब आप अपने वर्स्ट लेवल पे हो। हाँ। अब लोग उसको वाइब लेने के लिए जिम करते हुए सुन रहे हैं, गाने बज रहे हैं घर में नॉर्मल, हनुमान बजरंग बाण जिसको कहते हैं। तो दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप हमेशा सुनो। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे, तो ये जो हड्डियों वाला टॉपिक है, ये बहुत ही नॉर्मल है। लोगों को इसके बारे में मैंने इसीलिए अवेयर किया, ताकि मैंने मेरा अपना काम कर दिया मैंने 1 मिनट की रील में। अब आप थोड़ा-सा उसके बारे में रिसर्च करो कि आप आपके घर में जो यूज़ हो रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है? हो रहा है, मैंने बता दी, ठीक है? बुजरिंग भी इंक्रीज़ हुई है, तो हड्डियाँ वेस्ट नहीं जा रही। उसको हम यूज़ करके माला
और ज्वेलरीज़ आप लड़कियाँ जो आजकल पहन रही हैं, वो सब हर चीज़ यूज़ हो रही है उसको बनाने के लिए। क्योंकि हड्डियों को पॉलिश करना बहुत ईज़ी होता है, कंपेयर्ड टू किसी सेरेमिक चीज़ को या फिर किसी एक मटेरियल को, वुडन चीज़ को। हड्डियों को पॉलिश करना बहुत ईज़ी है। इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता अविनाश, भविष्य मल्लिका एक किताब है है। यस। जिसमें लोग बताते हैं कि वो एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं जो अभी हो रही हैं और जो हो चुकी हैं। बिल्कुल, उसपे मैंने रील भी अपनी बनाई थी और उसके बारे में वैसे मैंने पार्ट्स में उसको रील बनाई थी क्योंकि बहुत ही लोगों ने पसंद भी किया था और क्यूरियोसिटी भी लोगों को हुई थी। भाई ये क्या नई चीज़ आ गई? मतलब लोग बिलीव नहीं करते हैं स्पेशली जब स्टार्ट होता है कोई नया चीज़ होना। तो उसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिनको नहीं पता है, जो ऑडियंस ये देख रही है। भविष्य मल्लिका एक किताब है जो 5000 साल पहले लिखी गई थी और बेल के पत्तों पे लिखी गई है वो किताब, ठीक है? आज जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल रही है, वो उसका एक ट्रांसलेटेड वर्ज़न है। ओरिजिनल जो है उड़ीसा में उसके कुछ ही शेष बचे हुए हैं, ठीक है? और ऐसा माना जाता है कि वो किताब लिखी गई है भगवान से रूबरू होके, भगवान के दर्शन मतलब हरि मतलब जो कृष्ण भगवान हैं हम्म। हमारे, उनके वर्ड्स जो हैं प्रेडिक्शंस, वो जो वहाँ उड़ीसा के उस वक़्त के एक बड़े संत थे, उन्होंने वो सुना और उन्होंने वो राइट अवे लिख दिया बेल के पत्तों पे। अब उसमें लिखा क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मैचिंग है जो आजकल हम देख रहे हैं उससे, ठीक है? बेसिकली ये एक ऐसी किताब है जिसमें लाइफ हमारी अर्थ की कब एंड होगी वो लिखा हुआ है, एक डेडलाइन दी गई है। अब आप उसे हिंट समझ लो या उसे प्रेडिक्शन समझ लो। कुछ चीज़ें मैच हुई हैं, जैसे 2020 में 2 सूरज का दिखना, जो हाँ। कि एक अनबिलीवेबल इवेंट था, ठीक है? हाँ, दुबई मतलब से लोगों को दिखा है, अमेरिका से लोगों को दिखा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड था, कुछ लोग मतलब तरह-तरह की उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है, बट अगर आप उसको गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, मेरी रील्स में भी अगर आप जाके देखोगे, वो जो मैंने फुटेज डाली है, हम्म, वो लोगों ने नॉर्मली अपने आईफ़ोन से ही रिकॉर्ड की है या अपने मोबाइल से। कोई एडिटेड नहीं है, एडिटेड एक समझ में आ जाता है आपको। हाँ। तो पहला वो सही हुआ। दूसरा वॉर्स के उसमें मेंशन्स हैं कि लोगों के बीच में मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर 1-2 हुआ था, 3 होगा और 3 2034 तक चलेगा। 2034 तक अपने पास टाइम होगा कि हम इंडिया जो है, वो उभर के एक वर्ल्ड का लीडर बने और प्रेडिक्शंस ऐसी हैं कि इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका होगा बट वर्ल्ड के बहुत सारे देश ऐसे होंगे इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़ विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? और अगर वॉर की बात करो तो आप देख रहे हो रहा है, हाँ। यूक्रेन रशिया वॉर, इज़राइल पैलेस्टीन वॉर। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं लग रहा है आपको कि ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आज से अगर 10 साल पहले आप देखो तो इतने वॉर हो रहे थे? नहीं हो रहे ना। सडनली ऐसा क्यों है कि भविष्यवाणी के बारे में लोगों को पता चला और वो होने भी लगा? वो पता लेट चला है लोगों को, वो हो पहले से रहा है। 2020 तक नहीं पता था, ठीक है? 2023 में पता चला है। अब मैं रील बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग अब जागरूक हो गए हैं, क्यूरियस हो गए हैं इस चीज़ को लेके। बड़े-बड़े क्रिएटर्स से लेकर छोटे क्रिएटर सब इसको अब कवर कर रहे हैं। बट वो इवेंट बहुत सारे हुए जिसमें से सबसे पहला मैंने आपको सूरज का बताया, दूसरा मैंने वॉर्स का बताया, तीसरा है अर्थक्वेक्स, ठीक है? हम लोग दिल्ली साइड में रहते हैं, तो आप लोगों ने भी ये फ़ील किया होगा कि लास्ट 1 ईयर में अर्थक्वेक काफ़ी प्रोमिनेंटली आ रहे हैं, ठीक है? हाँ। मतलब हर 6 महीने में ना आप 3 से 4 महीने में आप एक्सपीरियंस कर लोगे, एक हल्के मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। कल जो आया था अर्थक्वेक 6.5 मैग्नीट्यूड का था, ठीक है? और 9 पॉइंट तक भी अगर ये चला गया, 10 तक चला गया, तो जो हम सिर्फ़ बाहर निकल के और रिलैक्स होके वापस आ जाते हैं, शायद हमारी बिल्डिंग कोलैप्स भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है, अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि एक हिंट है हमारे लिए। आप देख रहे हो कितना सारा करप्शन बढ़ चुका है, इतना सारा पॉल्यूशन अभी तो दिवाली भी नहीं आई है और हाँ, पॉल्यूशन आप देख रहे हो क्या है बाहर। आप कितना स्मॉग है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है ना और बुक में भी वही लिखी है और मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब देयर इज़ अ रेड फ्लैग, ठीक है? हमको अपने सॉक्स को टाइट करके अब या तो सुधरने की ज़रूरत है या तो एक अच्छे अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम ह्यूमैनिटी को बचा पाएँ। ये किसी धर्म का लड़ाई नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। और एक ये नेचर के लिए भी है ना, क्योंकि लोग एग्ज़ैक्टली। नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग सीरियस नहीं है नेचर को हुँ, लेके। हम अभी तो फुल मौज मस्ती कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स के साथ वो कितना फेस करेंगे, हम वो कभी सोच के चलते ही नहीं है। अभी जो है उसमें मजे लो, आगे जो होगा वो देख लेंगे। ये चीज बहुत डेफ़िनिटली। गलत है, क्योंकि शायद हमारे पहले के लोगों ने वो चीज ध्यान नहीं दी, वो हम फेस कर रहे हैं। हमारी करी हुई चीज हम नहीं देख रहे, आने वाली जनरेशन फेस करेगी। तो और ये यही चीज। रीज़न है और भविष्य मल्लिका के लिखने का भी उन्होंने जो भविष्य मल्लिका है ना उस जिन्होंने लिखी है जिन संत ने, उन्होंने पहले ही ऊपर एक नोटिस या नोट करके लिखा हुआ है कि मूर्खों के सामने इसका व्याख्या मत करिए, कि वो नहीं समझ पाएँ। पहला लिखा है नोट।
आप अगर परचेज़ भी करोगे भविष्य मलिका को, जो ट्रांसलेटेड वर्ज़न है हिंदी, इंग्लिश का, वहाँ पे लिखा है कि मूर्खों के सामने आप इसका व्याख्या मत करिए, वो नहीं मानेंगे इस चीज़ को। बट अब जो लोग नहीं मान रहे थे, वो लोग भी क्यूरियस हैं कि भाई चीज़ क्या है, इसको जानें। एक तो ना लोग जो हर बात को साइंस से जॉइन कर देते हैं, हुँ। वो बहुत गलत है। देखो साइंस को आई रिस्पेक्ट अ लॉट क्योंकि साइंस भी एक ऐसा प्रूफ है कि ह्यूमैनिटी के पास कैपेबिलिटी आ चुकी है डेवलप होने की, अपने आप को एक बेटर वर्ज़न बनाने की, ठीक है? लेकिन उसको अगर हम अ, किसी के साथ वर्सेस में देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो स्पिरिचुअलिटी है या जो अध्यात्म का एक अलग लेवल है ना, वो साइंस से बहुत ऊपर बैठा हुआ है। रीज़न बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो अब साइंस मान रही है हमारी, जो वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है? आप किसी चीज़ को कैसे मेज़र करते हो? जब आपके पास उसको नापने के लिए उसका इंस्ट्रूमेंट हो, राइट? आप अपनी हाइट कैसे मेज़र करते हो? सेंटीमीटर में। हमने वो बना दिया है, उसको दे दिया है, एक यूनिट दे दी है सेंटीमीटर की। बट अगर हमारे पास सेंटीमीटर की यूनिट ही नहीं होती, हमारे पास वो स्केल ही नहीं होता जिससे हम नापते हैं। आप हाइट को नापते, आप मानते कि कुछ हाइट होती है? नहीं मानते। स्पिरिचुअलिटी को नापने के लिए कोई मेज़रमेंट बनाया है इंसान ने? नहीं बनाया। तो उसके प्रूफ्स भी साइंस से हमें रिलेट नहीं करने चाहिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अलग लेवल पे है। वो हमारी साइकोलॉजी, हमारी फिलॉसफी हर चीज़ को टच करती है। साइंस सिर्फ़ एक चीज़ को टच करती है, वो है प्रूफ्स। बट ये हम अपनी लाइफ़ में हर इंसान एक्सपीरियंस करता है कि कुछ चीज़ें प्रूव नहीं की जा सकती हैं। वो बस एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, राइट? स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ है, जिसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और जो समझ गया उसके लिए बहुत ईज़ी है। ठीक है? आपने भविष्य मल्लिका के ऊपर बात करी कि जो प्रिडिक्शन बता रही है सारी चीजें जो हो रही है, हुँ, तो सिम्पसन्स एक एनिमेशन कार्टून है, आपने सुना होगा इसके हुँ। बारे में, तो वो भी ऐसे ही सेम चीज करता है, तो ये दोनों रिलेट करती है आपस में कुछ? एग्ज़ैक्टली देखो अगर मैं अभी देखो भविष्यवाणी हमने इंडिया वाइज़ चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं। बट जो पहले के जो ज्ञानी लोग थे, जो एक्चुअली में ये सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करते थे, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंडिया में ही थे, वो हर जगह थे। जैसा मैंने बोला ये रिलिजन की वॉर नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की वॉर है। तो जो सिम्पसन्स आपने कार्टून बताया ना, उसके बारे में मैं बताऊँगा बट उससे पहले मैं पिच करना चाहूँगा माया कैलेंडर के बारे में। आपने 2012 के बारे में कॉन्स्पिरेसीज़ हाँ, सुनी होंगी, हाँ, हाँ। उसपे मूवी भी बन चुकी है, हुँ। कि 2012 में दुनिया एंड। एक काफ़ी अच्छी ग्राफ़िक्स वाली और उसमें जो सीन्स हैं उसको देख के लोग तो और डर गए थे कि भाई मतलब कुछ लोग स्कूल छोड़ दें, बोल रहे थे कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, है ना? हुँ। तो हालाँकि हुआ नहीं बट वो माया कैलेंडर क्या एक माया कैलेंडर था, जिसको देख के आजकल के सारे कैलेंडर्स बने हैं यूएस के। हम यूएस कैलेंडर को फ़ॉलो करते हैं। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हमारे डेट्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है? हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल-जून के आस-पास, यूएस का स्टार्ट होता है जनवरी के आस-पास, राइट? तो माया कैलेंडर जो था ना, उसकी लास्ट डेट थी 31st दिसंबर 2012 उसके बाद कोई डेट नहीं थी उसमें। इस वजह से वो थ्योरी स्टार्ट हुई कि अब क्या? तो लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि भाई एंड हो जाएगी। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन है भविष्य में का, क्योंकि मैंने जैसा बताया काफ़ी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं और सिम्पसन्स जिस हम कार्टून की बात कर रहे हैं, अभी आपने जिसका बात किया, मैंने उसपे भी रील बनाई है और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेज़िडेंट हैं, उनके बारे में पिच किया हुआ है। मतलब 1970s का कार्टून है वो, जब हम शायद पैदा भी ना हुए, राइट? और तब उसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेज़िडेंट बनेंगे। शायद उनकी वो भी बच्चे होंगे तब, राइट? और उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जैसे कि ओशन गेट्स वाला एक इवेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अरबपति लोग नीचे जाके कोलैप्स हो गए और वो भी उसमें मेंशन्ड है कि उसमें तो पूरा सीन दिखाया है कि एक ओशन गेट नाम मतलब ओशन गेट ब्रांड नहीं है उसमें। उसमें एक स्पेसशिप नीचे गई है और वो जाके एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से कोलैप्स हुई है, जिस तरीके से ओशन गेट्स कोलैप्स हुई थी। कोरोना का भी था सेम, एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद अभी 2024 का उसका प्रिडिक्शन ये है कि इंसान जितने भी होंगे वो ज़ॉम्बी में बदलेंगे हुँ, धीरे-धीरे। तो और आप ये और वर्ल्ड वॉर का भी है, जो अभी थर्ड होगी होगी आगे। एग्ज़ैक्ट 2026 में ऐसा बता रहा है कि हुँ। स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पता नहीं वो डी एंड कर देगी मतलब हर चीज़ का एक। आप देखो द मेरे तो रूह काँप रही है ये सब सुन ये के। बहुत हॉरिफिक चीज़ है सीरियसली और ये सब चीज़ों के बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे ना, जो ऑडियंस भी देख रही है अगर वो रिसर्च करेगी, तो उसको पता चलेगा भविष्य मेलिका, सिम्पसन्स और ये माया के अलावा भी 10 चीज़ें हैं वर्ल्ड में, जिसको आज आप सोचोगे तो साइंस को आप लाओगे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि साइंस के पास कोई आंसर ही नहीं है उसका। कैसे ये? कैसे? अब आप बताओ 10 साल पहले आप बता सकते हो कि आसमान में क्या होगा? हमारे वेदों में लिखा है। आप किसी पंडित से पूछ लोगे ना, इस दिन चाँद कितना निकलेगा वो बता देगा। बट साइंस नहीं बता पाएगा उसको। बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एडवांस मशीनरीज़ लानी पड़ेगी तब जाके वो बताएगा। बट एक पंडित शायद आपको 1 मिनट के अंदर बता देगा, इस दिन ये वाला पक्ष आएगा और चाँद इतना निकला होगा।
जिसकी बेसिस पे हम अच्छे मुहूर्त और शादियाँ करते हैं। अच्छा, आपने अपनी रील में एक बात बताई थी कि एक जगह है केदारनाथ के पास, जहाँ पे मतलब ओम नाम लेने से, भगवान शिव का नाम लेने से वहाँ की जो पानी है मतलब उस हुँ। जगह की, वो बुलबुले मतलब बबल छोड़ती है। तो इसके बारे में बताओ थोड़ा आप? तो आप रेतस कुंड की बात कर रहे हैं। बेसिकली केदारनाथ तो डिवाइन प्लेस है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, और आजकल तो फेमस हो गया रील्स के लिए स्पेशली, राइट? सब लोग जाके वहाँ रील्स बनाना चाहते हैं, बट उसके अलावा भी वहाँ पे एक मिस्ट्री है, जो साइंस के पास एग्जाम्पल नहीं है, बट लोग उसको रिलेट करते हैं। तो मैं थोड़ा रेफरेंस देता हूँ। रेतस कुंड एक जगह है केदारनाथ के टेम्पल के आसपास, जहाँ पर अगर आप जाके एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में हर हर भोले या जय भोलेनाथ, भोलेनाथ को टच करना चाहिए वो वॉइस, उससे जो मेरे को गूज़बम्प्स आ गए। तो वो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है ना, तो वहाँ एक पानी है उस कुंड में, वहाँ से नीचे से बबल्स निकलते हैं, ठीक है? और वो बबल्स तभी निकलेंगे जब आप भोलेनाथ का वहाँ पे नाम लोगे चिल्ला के। हर हर भोले या तो कस के बोलो या फिर जय भोलेनाथ बोलो, हर हर महादेव बोलो, तब जाके वो निकलते हैं, ठीक है? अब इसके रेफरेंस क्या देते हैं लोग जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमारे ही जैसे कुछ लोग होते हैं यंगस्टर्स में, जो बोलते हैं कि भाई इसका कोई रेलेवेंस नहीं है साइंस से। साइंस में जब आप कुछ भी पानी के सामने बोलते हो, तो उसमें से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो पानी को डिस्टर्ब करती हैं और आपको रिपल्स दिखते हैं। रिपल्स दिखते हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिपल्स ही दिखते हैं। आप बाथरूम में जाओ, एक टब में पानी भरो, ठीक है? और आप कस-कस के चिल्लाओ। आप हर हर महादेव चिल्लाओ, चाहे कोई भी नाम चिल्लाओ। वहाँ मैक्सिमम आप बहुत भी तेज़ चिल्लाओगे ना, तो सिर्फ रिपल्स रिपल्स मैं बताता हूँ, ये आपका पानी है, बस ऐसे-ऐसे होगा, हुँ, ठीक है? बबल्स नहीं निकलेंगे नीचे से। हुँ। वहाँ बबल्स निकल रहे हैं, हमको ये समझना है। और अगर इतना ही है कि आप कुछ भी बोलोगे, तो बबल्स निकल जाएँगे, तो आप बाथरूम है ही आपके पास। आप ट्राई कर लो और प्रूव कर दो, क्योंकि साइंस तो आज तक उसको प्रूव नहीं कर पाया। कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें माननी चाहिए, जैसा मैंने बताया हमारे पास मेज़रमेंट्स नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को मेज़र करने के लिए, साइंस के पास। वो एक अलग लेवल पे बैठा है, साइंस एक अलग लेवल पे बैठा है, जहाँ पे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, प्रूफ़्स दे सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? तो आई होप ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। रित स्कूल। तो आपने अपनी एक रील में ये भी बताया था कि आज के लोग जो रावण को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो मतलब इसके बारे में बताओ आपका क्या इसमें माइंडसेट है? देखो, रावण वाली जो रील थी वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है? रावण एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उसके बहुत सारे गुण हैं। उसके जो 10 फेजेज़ हैं ना, वो इंसान के 10 हैबिट्स हैं कि उसमें लस्ट है, उसमें एंगर है, उसमें अपॉलजी, मतलब हर 10 तरीके की चीज़ें हैं। तो वो आज के इंसान में भरे पड़े हैं। कितनी आयरनी की बात है कि हम उस रावण को जलाते हैं, जिससे ज़्यादा ज्ञान हमारे पास है नहीं। रावण को किसने मारा था? राम जी ने मारा था, जो इतने आदर्श थे, जिन्होंने एक बार में अपने मम्मी-पापा के बोलने में, आज की डेट में मम्मी-पापा, माता-पिता, हुँ, पहले के ज़माने में, उन्होंने बोला कि भाई अब चले जाओ। उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं किया था, कौशल्या से, और कैकेयी के बोलने पे ये सारी पॉलिटिक्स हुई थी, बट उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया ना किसी से भी, चले गए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा-सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाते हुए, कि वहाँ इन्होंने हिरण को एक मारा था, राइट? और इसी वजह से लोग उनको बदनाम करते हैं कि भाई पहले के राजपूत हिरण को मार के खाते थे और आज के नॉन-वेज लोग क्यों नहीं खाते हैं। तो इसको थोड़ा देखो, नॉन-वेज खाना ना खाना आपके ऊपर है, बट आप अपनी हिस्ट्री को बदनाम मत करो। उन्होंने जो मारा था उस हिरण को, वो एक राक्षस था, ठीक है? और उस राक्षस को भी वो पता था कि उसे भगवान श्री राम के हाथ से तरना है, राइट? रावण को भी पता था उसे मरना है, उस राक्षस को भी पता था, और इसी वजह से वो आए। आप ऐसा सोचो कि अगर आप कोई राक्षस हो, आपको एक अच्छी मौत चाहिए, तो आप भगवान के हाथ से ही मरना चाहोगे ना? और इसीलिए वो हिरण का रूप लेके आया था, और बहुत सुंदर रूप लेके आया था, क्योंकि उसे पता था कि सीता माता को मैं अट्रैक्ट करूँगा, सीता माता बोलेंगी मुझे वो हिरण दिखाओ, वो जाएँगे, मुझे मारेंगे, और ये सब डिसाइडेड होता है। बट उन्होंने कभी भी किसी हिरण को मांस खाने के लिए नहीं मारा है, और किसी को तंग करने के लिए नहीं मारा। वो एक डिसाइडेड चीज़ थी, राइट? तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी हिस्ट्री जो इतनी सुंदर सी हमने बनाई हुई है रामायण, महाभारत, उसको बदनाम मत करो, जो भी देख रहा है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, रावण वाला जो टॉपिक है। उसकी जो हैबिट्स हैं, वो हर इंसान में भरे पड़े हैं। हम उसको जब जलाते हैं तो इतना हर्ष से जलाते हैं कि भाई रावण को जला रहे हैं। भाई वो इतना ज्ञानी था, उसने महादेव की महाविद्याओं को प्राप्त कर रखा था। उसको मारने के लिए भगवान श्री राम को षड्यंत्र बनाने पड़े। राम सेतु पुल बनाना पड़ा उसके पास जाने के लिए, ठीक है? बट उसको मारना आजकल इतना आसान हो गया कि आपको एक ग्राउंड चाहिए और आप पटाखे लगा के जला देते हो, नहीं जलता। अगर आप रावण को मार देते हो, अगले साल वो क्यों जलाते आप उसको? आप नहीं जला पा रहे हो उसको, क्योंकि वो आजकल हर घर में, हर इंसान में। एक गाना है, आपने सुना होगा बचपन में,
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से, राइट? सुना होगा आपने। तो आज की डेट वही है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी-सी लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, बट हम रावण को जलाने के लायक नहीं हैं। हमें अपने आप को पहले सुधारना चाहिए। जिस दिन हम रावण को अगर जला भी रहे हैं ना, तो जो रेज़ोल्यूशन हम न्यू ईयर के दिन लेते हैं, वो हमें उस दिन लेना चाहिए कि आज से मैं अपनी ये 3 बुराइयाँ हैं, इसको भी खत्म कर दूँगा। और तब हम उसके 1% लायक बन सकते हैं कि हम उसको जलाएँ, उसके पटाखों से वो रावण को मारें। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे भविष्य मल्लिका के बारे में आपने बताया, उसका हुँ, जो एंड है 2034, यस। राइट? तो फिर जब ये एंड हो जाएगा, फिर से सतयुग स्टार्ट होएगा, है ना? तो जो साइकिल हमारे पहले से जो चलती हुई आई थी, राम भगवान, कृष्ण भगवान, फिर जो अभी ये चल रहा है, तो वो दोबारा से वैसे ही सेम चलेगा? वो वैसे ही चलेगा। या इससे पहले भी चलता हुआ आया है, ये हमें पता नहीं है, डायमेंशन जो चल रही है, इससे पहले भी ये चलता हुआ आया होगा? देखो, ये जो मल्टी डायमेंशन वाली थ्योरी है, आज हम एवेंजर्स मूवी में देख रहे हैं, ये पहले से ही मतलब बताया हुआ है। क्योंकि एक बार क्या, एक किस्सा मैं बता देता हूँ एंड करने से पहले। एक बार कृष्ण भगवान खेल रहे थे अपने सखों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कृष्ण भगवान खेल रहे थे। ऊपर से ब्रह्मा जी आते हैं और वो देखते हैं, सोचते हैं कि मस्ती करूँगा, ठीक है? तो वो उनके सारे दोस्तों को ले जाते हैं वहाँ से। और जब कृष्ण भगवान मतलब लुक्का-छिपी हम लोग खेलते हैं ना, तो कृष्ण भगवान आते हैं अपने दोस्तों को ढूँढने के लिए, तो देखते हैं वहाँ कोई दोस्त तो है ही नहीं, तो लगता है छुपे होंगे। बट बाद में पता चलता है कि उसे ब्रह्मा जी लेके जा चुके हैं। अब कृष्ण भगवान कौन है भाई, किससे पंगा लिया, आप ये भी सोचो। खुद विष्णु के अवतार हैं वो। उन्हें बोला कि एक काम करता हूँ, ब्रह्मा जी को मैं बताता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने अपने ही दोस्तों का खुद रूप धारण कर लिया, ठीक है? और 100 कृष्ण भगवान और आ गए वहाँ पे। वापस जब ब्रह्मा जी देखने आए उनको कि परेशान होंगे कृष्ण भगवान तो, कि उनके दोस्तों को तो मैंने उठा लिया। वो मस्त अपने खेल रहे हैं दोस्तों के साथ, प्लस बोनस में और कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने भगवान से क्वेश्चन किया कि मतलब इतने रूप आप क्यों लाए? तो उन्होंने बोला कि मेरे इतने रूप नहीं है, मेरे अनगिनत रूप हैं। और तुम तो सिर्फ़ इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो ना, मेरे पास अनगिनत मतलब ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव हैं और उनको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उन्होंने विकराल रूप दिखाया जहाँ पे एक ब्रह्म भगवान ने अपने ही 100 रूप, हज़ारों रूप देखे और वो अपने-अपने यूनिवर्स के, अपने डायमेंशंस के ब्रह्मा थे, विष्णु थे और महेश थे। क्योंकि देखो हमारे जो भगवान है ना, वो है 3, एक डिस्ट्रॉयर है, एक प्रिजर्वर है और एक क्रिएटर है। बट वो पावर मिलके एक ही बनती है, जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। जैसे साइंस में बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा, 0 से स्टार्ट होके एक्सपैंड हो रही है, वैसे ही हमारे भगवान की भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक्सपैंड करके 3 में फैली हुई है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, सेम साइंस का ही जो कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने उसको ब्रह्मा जी को मल्टी डायमेंशन दिखाया, तो वो देख के बहुत चक्के रह गए कि भाई इतने सारे ब्रह्मा, मुझे तो लगा था मैं ही महान हूँ। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशन, हम लोग पहले से ही हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है। तो आपने जो ये मल्टी डायमेंशन की थ्योरी बताई, ये रिपीट होती है, ठीक है? हर ब्रह्मांड में अभी कोई अ, तनु या दृष्टि टॉक्स हम जो ये कर रहे हैं, ये हो रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस वक़्त कोई और हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहा हो, सेकंड्स का फ़र्क हो रहा होगा, उस वक़्त मैं कोई और आंसर दे रहा होऊँगा, हो सकता है कोई और टी-शर्ट मैंने पहनी होगी, हो सकता है मैं बहुत घमंडी हूँ उस वाले यूनिवर्स में, या फिर आप लोग किसी यूनिवर्स में घमंडी हो, ठीक है? तो मल्टी यूनिवर्स ऐसा ही है। और टाइम की जो थ्योरी है ना, आपने लोकी सीज़न देखा है? हुँ, उसमें हुँ। बताया गया है कि अगर आप टाइम से छेड़छाड़ करते हो ना, तो पूरी ब्रांच बिगड़ जाती है। अगर टाइम ए टू बी जा रहा है और आप उस ए टू बी के बीच में आप एक छोटा-सा भी रिवर्स करने की कोशिश करोगे अपने एक्शंस को, तो वो एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाता है, ठीक है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारी जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, ये वापस रिपीट होती है, ठीक है? और ये जो एंड है, भविष्यवल्लिका में जो लिखा है, 2034 तक, अगर ये एंड हो जाता है, मैं तो चाहूँगा ना हो, अभी मेरे को और जीना है, आप लोग को भी और जीना है। बट अगर एंड होता है, तो फिर से सतयुग की शुरुआत होगी और ये साइकिल इन्फिनिटी रिपीट हो रहा है और हर यूनिवर्स में रिपीट हो रहा है। कितना मतलब इंटरेस्टिंग थ्योरी है, राइट? अब आपने बोला एंड नहीं होना चाहिए, हमें और जीना है। बट अभी हुँ। हमारी एज ही क्या है, मतलब 20, 21, और सिर्फ हमारे पास कितने साल और हैं? मतलब लोग 100-100 साल, 80-80 साल जीते हैं। तो मतलब हमें पता है कि हमारी मौत बहुत करीब है। हुँ। चीज़ें बहुत जल्दी अब कल की आने वाले हैं, चीज़ें बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली हैं, सतयुग फिर से स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्दी नहीं आ गई ये सब चीज़ें, या हमारा ही एंड था, हम लास्ट जनरेशन थे? देखो हमारी एज हम बोलते हैं ना कि 21 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, हम मर रहे हैं। एक्चुअली में जो सोल है, जो जो लोग भगवान ने जो क्रिएट किया है ना, उसकी कोई एज नहीं है।
एज होती है ब्रह्मा जी की, मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये यूनिवर्स है ना, अगर क्रिएट होता है तो एंड होता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो फिर मरते हैं। यूनिवर्स भी क्रिएट होता है तो एंड होता है। थोड़ा-सा रेफरेंस लेके बताना चाहूँगा चिरंजीवियों के बारे में। आपने सुना होगा कि वो चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? मतलब आजकल जो हमारे बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव, हुँ। जीते रहो। कब तक जीते रहो? क्या है? कुछ तो होगी ना? वो यही है, ये यूनिवर्स के एंड तक जीते रहो। उसमें आपके हज़ारों इंसान मर जाएँगे, बट वो चिरंजीवी नहीं मरेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बट वो भी मरेंगे जब इस युग का अंत होगा, जब इस यूनिवर्स का एंड हो जाएगा और फिर से एक दूसरे युग की शुरुआत होगी। अश्वत्थामा जिसको आशीर्वाद मिला था ज़िंदा रहने का, वो भी मरेगा इस युग के एंड में, राइट? और फिर एक दूसरा दूसरा अश्वत्थामा होगा जिसकी भगवान कृष्ण ने मणि निकाली होगी और उसको वापस से श्राप दिया होगा। मल्टी वही कल डायमेंशनल की अवतार होगा। एग्ज़ैक्टली, वो फिर कल की अवतार जन्म लेंगे और इस जो हमारा डिस्ट्रॉय करेंगे बढ़िया से क्योंकि पूरा सब कुछ करप्ट हो चुका होगा। स्टार्टिंग से सब स्टार्ट कुछ करने के लिए। एग्ज़ैक्टली।